हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई गेस यू गाइस आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस सेशन में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो आपका इनिशियल फर्स्ट लेक्चर था जेके पी एस जेके एस एस बी फा का फाइनेंस अकाउंटेशन 2026 का, आई गेस मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि जो हमने कल पढ़ा था वो आप बढ़िया से रिवाइज कर कर आए हो ना सारे के सारे। इन केस नहीं आए हो सर दोस्त, तो देखो रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। तो चलो, कल हमने मोटी मोटी बातचीत करी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, जहाँ एक्सप्रेशन इक्वेशन आइडेंटिटी ये सब की हमने बातचीत करी थी। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने डिग्री के बारे में बातचीत करी थी। क्या होती है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। फिर हमने बोला लीनियर। देखो, हम एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ के आए थे, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास जो चैप्टर था उसका नाम था सर लीनियर। अरे ये क्या हो गया? चलो थोड़ा सा डिलीट ही मार लेते हैं। अब जो हमारे पास चैप्टर का नाम था वो था लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर इक्वेशन तो था, बट किस में था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर का नाम था। टू वेरिएबल्स, ठीक है, डन है। चलो भाई साहब, बात सबको क्लियर ही हो गई है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहां पर मैंने आपको लीनियर वर्ड का मीनिंग बता दिया था। क्या होता है लीनियर? जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। यहां पर मैं साइड साइड लिखते जाता हूँ। लीनियर वर्ड का मतलब ये था जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। इतनी बातचीत हमको पता है। उसके बाद हमने एक इक्वेशन भी पढ़ लिया था। क्या होती है इक्वेशंस? तो इक्वेशंस आपने सिंपल सा बोला था, जहां पर कांस्टेंट वेरिएबल और क्या हो, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो, लेकिन उसमें इक्वल टू जरूर लगाओ, ठीक है। टू का मतलब तो पता ही है। वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड। जिसकी जो वैल्यू है साहब वो क्या हो? फिक्स्ड नहीं हो। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये वाली बातचीत हमने की हुई थी पहले ही, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। अब देखो, आज हम थोड़ा सा टेक्निकल बातचीत करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आगे क्या बढ़ाएंगे उसको ध्यान से समझना। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड। अब सारी की सारी बातचीत हमारी किसके ऊपर होगी? लीनियर इक्वेशन के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी दोस्त? लीनियर इक्वेशन के ऊपर, है ना। अब मैंने आपको बोला जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है, इसे आप क्या समझोगे, क्या उसको भी ध्यान से समझना। देखो यार, जो भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, हमने तो ये बोल दिया कि सर इसकी जो डिग्री है, हमने तो ये बोल दिया कि इसकी जो भी क्या होगी आपके पास डिग्री होगी, डिग्री वो यहाँ पर मेरे पास क्या होगी? 1 होगी, पहली बात। अब जो हमको एक चीज आज सीखनी है, वो ये से सीखनी है दोस्त, कि इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो क्या होगी। क्या इसकी जो जर्नल फॉर्म है, जर्नल फॉर्म, किसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हमने क्या करना है? सीखना है। तो उसकी जो जर्नल फॉर्म है वो क्या होगी? सुनना ध्यान से। जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म से कहने का मतलब मेरा ये है कि लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती है सर ए एक्स प्लस बी। किस फॉर्म में होता है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 जो होती है वो उसकी क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? जहां पर ए और बी आपके पास क्या है? आर कॉन्स्टेंट, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, जहां पर ए एंड बी आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पर एक कंडीशन और है, यहाँ एक कंडीशन ये है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, अगर ए आपका 0 हो गया, फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि अगर ये ए आपका क्या हो गया? 0 हो गया, पीछे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में क्या होता है साहब? अगर ये कांस्टेंट हो गया तो डिग्री तो 1 होनी चाहिए, और कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? मैंने बताया था आपको, उसकी डिग्री 0 होती है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन रही ही नहीं ना। इस कारण आपके पास क्या होना चाहिए? ये पूरा का पूरा क्या रहता है? सिस्टम रहता है।
बात समझ में आ गई? तो हमेशा ये याद रखोगे कि ए कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक कहानी? बढ़िया से समझ में आ गया? तो ये थी आपकी जनरल इक्वेशन की वो। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें, और डेप्थ में जाते हैं, और डेप्थ में जाएंगे, आप समझेंगे और क्या हमको करना है। ठीक है, ये क्या हो जाता है यार, इसको टेढ़ा काहे हो जाता है? तो ये देखो उधर ही जाएगा ये। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ आ जा। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ को लेके। किसके लेके बात करेंगे? इसके ग्राफ को लेके। तो जब मैं आपके सामने बोलता हूँ कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, तो समझना इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, अब ये स्ट्रेट लाइन भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन जो होगी वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होगी। हो सकता है जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे हो, इंक्रीज हो रही हो सकता है आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे नीचे की तरफ हो, डिक्लाइन हो रही तो कोई भी हो सकती है। हो सकता है आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, ठीक है, वर्टिकल हो सकता है आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो। तो इन चारों केसेस में से कोई भी केस हो सकता है। समझ में आया? हो सकता है वो इंक्रीमेंट वाली हो सकता है डिक्रीमेंट वाली हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो, या फिर हो सकता है वर्टिकल हो। तो ये आपका ग्राफ देखने को मिलता है किसका? लीनियर इक्वेशन का। क्लियर है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, याद रहेगा, ए एंड बी कॉन्स्टेंट, ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसके एग्जांपल्स नहीं लिख पाए ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलूँ इसके एग्जांपल्स, जैसे मैंने कहा 2 of x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन है भाई साहब, 100% एक लीनियर इक्वेशन है। मैं सिंपली 4x कह रहा हूँ, 4x इक्वल टू जीरो लीनियर इक्वेशन है, 100% लीनियर इक्वेशन है। अब भी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो नहीं है उसको अपन क्या मान लेंगे? जीरो। बस देखो, जितना दिया है उससे कम हो तो चलेगा, बट इससे एक्स्ट्रा कुछ दिया हो तो नहीं चलेगा। बस ये एक्स वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये एग्जांपल है आपका लीनियर इक्वेशन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट लिखवाता हूँ, वो भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ में ना, साथ साथ में लिखते जाना। तो आज का आपका जो नोट रहेगा वो नोट आप लिखोगे साथ में। नोट, नोट क्या है? नोट आपको ये लिखना है दोस्त कि आपके पास क्या होगा, अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी बात करता हूँ? क्वाड्रेटिक। हालांकि आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लो आप, कि अगर आपको बाई चांस इसके बारे में भी पूछ ले, बिकॉज जेके का कुछ पता नहीं है, तो क्या होगा। देखो, अगर पूछा जाएगा इसकी जनरल फॉर्म के बारे में, लीनियर इक्वेशन की क्या थी? ए एक्स प्लस बी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या हो जाएगी? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसकी जो जनरल फॉर्म हो जाएगी वो मिलेगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगेन ए बी सी कॉन्स्टेंट होंगे, और ए अगेन जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज ए जीरो हो गया तो पावर टू तो जीरो होगी। ठीक है, अब जो इसमें दूसरी बात आपको याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा होता है। तो याद रखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। कैसा बनता है दोस्त? पैराबोला। अब ये पैराबोला किस शेप में होता है? देखो समझना ध्यान से, अगर ये मैंने कोई एक शेप बनाई है, मैंने कोई एक लाइन बना दी, अब ये पैराबोला डिफरेंट शेप का भी हो सकता है। कुछ जो यू शेप की ऐसी फिगर होगी उसको अपन क्या बोल देंगे? पैराबोला। अब ये पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, या हो सकता है ये पैराबोला क्या हो? डाउनवर्ड भी आ जाए। हो सकता है ये पैराबोला क्या हो? ऐसे करके बना दूं, ये डाउनवर्ड भी आ जाए, तो ये भी एक केस हो सकता है। हो सकता है कि यही पैराबोला जो है, हो सकता है यही पैराबोला पूरा का पूरा राइट साइड में हो। ठीक है, हो सकता है यही पैराबोला आपका पूरा का पूरा क्या हो, मतलब लेफ्ट साइड में भी हो। तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये चार डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं आपके पास। क्लियर है? अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, और राइट साइड भी हो सकता है। तो ये केस है आपकी किसकी? पैराबोला की। बोलो बातचीत समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो ये है आपके पास पूरा का पूरा माजरा। तो ये आपका, मैंने आपको नोट लिखवाना था, तो ये मैंने आपको नोट लिखवा दिया है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नोट आ गया। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से देखते हैं। हमने सब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करी। हमने बोला लीनियर इक्वेशन वो है जिसकी क्या है? जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो है, ए बी कॉन्स्टेंट्स है आपके पास, है ना? ये इसके पास कुछ क्वेश्चन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म ये होती है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में। ठीक है, चलो अब देखो, अभी तक हम ये तो हमने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने पढ़ना है ना। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ यार। देखो, अगर जब हमारे पास
किसी भी चीज को समझना हो ना तो हम सिंगल चीज से समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सुनना ध्यान से, फॉर इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, लीनियर इक्वेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमको जो लीनियर इक्वेशन जो थी वन वेरिएबल में उससे कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली नहीं, हमको इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, यार रुको 2 मिनट यार, हमने ये बोला कि फॉर इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस चैप्टर की और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, फॉर इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग वी टेक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने क्या लिया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ली, ठीक है, ताकि दो, हमारे पेयर का मतलब क्या होता है? दो, तो दो लीनियर इक्वेशन लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उससे हमारे पास जो भी रिजल्ट आएंगे वो देखेंगे। अच्छा देखो, आप में से आधे बच्चों का डाउट ये भी आ सकता है कि सर ए एक्स प्लस ये है तो हमारे पास तो वेरिएबल्स दो होने चाहिए, यहाँ वेरिएबल ए ही है। तो देखो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो समझ जाना से ए एक्स हो गया प्लस बी ऑफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप इस फॉर्मेट में भी इसको समझ सकते हो जिनको कंफ्यूजन हो रही है, तो कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है दो वेरिएबल्स में, वो कुछ इस फॉर्म से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या बोला मैंने आपके सामने? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो आगे आपके सामने दो वेरिएबल्स आ गए, पावर देखो डिग्री 1 रहनी चाहिए, वेरिएबल्स दो होंगे। तो हम क्या करेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे प्लीज, बड़े ध्यान से समझना। देखो मुझे एक चीज बताओ, हम अभी पढ़कर आए कि सर जो भी आपके पास ग्राफ होगा किसका? लीनियर इक्वेशन का, वो आपको क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा, यस और नो? ये इतनी सी बात हम पढ़कर आए कि नहीं आए? ये इतनी सी बात हम क्या करके आगे पढ़कर आ गए हैं, ठीक है यार, ये इतनी सी बात हम पढ़कर आए हैं। मैंने यहाँ पर कितने लिए हैं लीनियर इक्वेशन? पेयर, यानी दो लिए हैं। तो यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो मेरे पास कितनी आएंगी? दो स्ट्रेट लाइन मुझे देखने को मिलेंगी, बोलो हाँ है ना? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो मेरे पास कितनी स्ट्रेट लाइन आ गई? दो। अगर दो आएगी तो अब उन्हीं को एनालाइज करेंगे। इन दो का मतलब क्या है? देखो साहब, अब जब आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस आई हैं, क्या आई हैं? दो स्ट्रेट लाइंस आई हैं, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस है उसको ध्यान से समझना। अब ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इसके अंदर तीन केस फॉल कर सकते हैं। कितने केस फॉल कर सकते हैं? तीन केस फॉल कर सकते हैं। देखो कौन कौन से समझना। एक तो भाई ये बड़ा खराब है यार, इसके अंदर तीन केस में ड्रॉ करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। देखो पहला केस, सेकंड केस, ठीक है, और लास्ट केस, तीन केस। अब मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं, इन तीन केसेस में देखो सवाल क्या है। पहला केस हो सकता है दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब एक शेर, एक जंगल में दो शेर रह नहीं सकते, तो अगर दो तलवारें हैं, दो स्ट्रेट लाइन है, तो वो कभी ना कभी तो टकराएंगी, या तो कभी नहीं टकराएंगी, है ना? तो ये कह रहा है दो स्ट्रेट लाइन हैं। सबसे पहला हो सकता है कि दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में क्या कर जाएं? इंटरसेक्ट कर जाएं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपने कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में बनाई हैं, तो हो सकता है वो आपस में क्या कर जाएं? इंटरसेक्ट कर जाएं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोला जाता है इसको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है। तो क्या बोला मैंने आपके सामने? पहला केस कि वो जो दो स्ट्रेट लाइंस आपने बनाई है, हो सकता है वो आपस में क्या कर जाएं? हो सकता है वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग केस। सेकंड केस को समझो। अब हो सकता है कि सर ये जो आपने दो स्ट्रेट लाइंस बनाई हैं, वो आपस में क्या हो? कभी ना मिले, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। और जब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उस केस में क्या बनेगी? पैरेलल लाइंस बनेंगी, है कि नहीं भाई? जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये कौन सा केस होगा? पैरेलल लाइंस का केस होगा, जब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब मैंने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो क्या हो जाएं? कोइंसिडेंट हो जाएं। क्या हो जाएं? कोइंसिडेंट हो जाएं। मैं लिख देता हूं पैरेलल लाइंस। तीसरा केस मैंने आपको बोला कि हो सकता है वो आपस में क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या? अगर मैंने कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है, तो इसी के ऊपर ही एक और आ जाए, इसी के ऊपर ही एक और आ जाए, ऐसे करके। तो ये क्या हो गया? ये थोड़ा सा बाहर बन गई है, 2 मिनट माफ करें, ऐसे इसी के ऊपर आनी चाहिए। तो ये क्या है?
कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंट मतलब क्या हो जाए, इसी के ऊपर आ जाए, ठीक है, एक के ऊपर एक, ठीक है, कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड कर जाएं। तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। आपके पास कितनी स्ट्रेट लाइंस है दोस्त, कितनी स्ट्रेट लाइंस आपके पास, दो स्ट्रेट लाइंस है, उसके अंदर तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। या हो सकता है वो दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो आपस में क्या करें, एक पॉइंट पे मिले, हो सकता है कभी ना मिले, या फिर क्या हो जाए, एक के ऊपर एक पड़ जाए। तो जो पहला वाला जो केस आपने पढ़ा उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग केस। कैसे बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग, दोनों की दोनों लाइन आपस में कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो। सेकंड वाला केस क्या बोलते हैं, जब आपस में क्या हो, लाइनें आपस में क्या हो, पैरेलल हो, मतलब कभी भी मीट ना करें। और जब एक के ऊपर एक आ जाए, यानी कि जब क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। तो यही तीन पॉसिबल केसेस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो यही तीन पॉसिबल केसेस हैं। अब देखो इन्हीं तीन पॉसिबल केसेस में, अब देखो, अब आप बोलोगे सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो, है ना, मतलब इन तीन केसेस से मुझे क्या करना है। देखो हम हमारा जो मोटिव रहता है जब पेयर ऑफ लीनियर, हमारा आंसर क्या होता है, हमारा जो एम रहता है, ये हम कर क्यों रहे हैं। बढ़िया सवाल है आपको, चलो मैं इसका आंसर देता हूँ। बोले सर ये हम कर क्यों रहे हैं, क्वेश्चन ये है, ये हम कर क्यों रहे हैं, क्या करे जा रहे हो यहाँ पर, क्यों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करवा रहे हो। ठीक है, एक तो यार इसने बड़ा परेशान कर दिया यार, ये हम, माफ करें यार कि थोड़ा न्यू हूं ना मैं इस पे, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, एक दो दिन दे दो, हो जाएगा सबसे। ये हम कर क्यों रहे हैं, यही क्वेश्चन है, जनता का सवाल है, ये हम कर क्यों रहे हैं। देखो भाई, अब दो लाइनें आपस में या इंटरसेक्ट करें, पैरेलल करें, कोइंसिडेंट करें, बोले सर हमें क्या वास्ता है, उसमें कुछ मतलब नहीं है ऐसे, है ना, बट हम कर क्यों रहे हैं। देखो आप जब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, देखना बड़ा प्यारा सा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं भी जहाँ कहीं पढ़ा होगा वो इतना आपको बेसिक से करवाएगा। मैं आपको बड़े प्यार प्यार से समझा रहा हूँ, एक एक चीज का मतलब समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझो। देखो जब भी आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, आपका एम क्या होता है, आपका जो लीनियर इक्वेशंस है, जब आप इसको सॉल्व करने बैठते हो दोस्त, तो इसको सॉल्व करने पे आपका जो एम रहता है वो क्या रहता है, सॉल्व करने पे सिंपल सा एम ये रहता है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपके जो वेरिएबल्स हैं, आप उनका क्या निकालें, आंसर निकालें। यानी अगर एक्स एंड वाई है तो आपको एक्स एंड वाई का ही तो वैल्यू निकालें। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आपका अल्टीमेट एम ये होता है कि आपको क्या निकालने होते हैं, सोल्यूशन निकालने होते हैं। यस और नो। तो ये जो सोल्यूशन है ये बेसिकली होते क्या है, ये सोल्यूशन वही वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की, ये वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की, वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की, वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की, जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, जो आपकी इक्वेशन को क्या करती हैं दोस्त, सेटिस्फाई करती हैं, जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, ये वो वैल्यूज होती हैं आपके वेरिएबल्स की। डन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब ये, तो यहीं से आपके पास एक वर्ड आता है, अब ये कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, इन्हीं वैल्यूज को आपने जो टेक्निकल भाषा में बोलते हो ना, कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो तो आपको बोला जाता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर पोल्स। ठीक है, तो इन्हीं जो सोल्यूशंस होते हैं, रूट्स बोला जाता है क्वाड्रेटिक में, पोल्स भी क्या बोलता है क्वाड्रेटिक में, लेकिन जनरली लीनियर इक्वेशन में बोला जाएगा क्या, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो ये मतलब होता है इनका, ये वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की जो आपकी इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब आपका जो ये मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है सेटिस्फाई, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि साहब एल एच एस इक्वल टू क्या आना चाहिए, आर एच एस आपको देखने को मिलना चाहिए। तो ये हमारा जनरल सा एम रहता है। बोलो बातें समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो लीनियर इक्वेशंस है मेरे पास, क्या है, लीनियर इक्वेशंस। अब मैंने कितनी मानी थी, पेयर माना था। और लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है दो वेरिएबल्स का, वो मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, ए एक्स प्लस बी ऑफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होती है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन जब दो वेरिएबल्स में हो। अब दो हैं तो मैं इनको मान लेता हूँ कि वो इस फॉर्मेट में होंगी। सुनना ध्यान से, वो जो दो हैं लीनियर इक्वेशन में मान लेता हूँ, एक लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो है, और एक इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई
प्लस C2 इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन है। अब मैं कह रहा हूँ, देखना सुनना, मैं यहीं से डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाऊंगा, उनको बड़े ध्यान से समझना। काय नहीं बन रहा भाई, बन जा। ठीक है, अब मैं यहीं से आपको केसेस बनाऊंगा, सुनना। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास पहला केस ये आ जाए, A1/A2 किसके बराबर, B1/B2, और ये फर्दर बराबर आ जाए C1/C2 के। A1/A2 किसके बराबर, B1/B2, और ये फर्दर बराबर आ जाए किसके, C1/C2 के। हाँ जी, चलो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। एक केस मैंने आपके सामने बनाया ये, ठीक है। एक केस मैं आपके सामने अभी बनाऊंगा, उसको सुनना ध्यान से। हो सकता है कि अब यही जो मैं आपके सामने केस बनाऊं, यही जो मैं आपके सामने केस बनाऊं, ये मैं ऐसे बना दूं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट कैन नॉट इक्वल टू C1/C2। एक केस ये भी तो हो सकता है। एक तो यार इसने बहुत परेशान कर दिया कसम से, ये क्या बना देता है, दिल विल बना देता है। ठीक है। हम्म। फिट। चलो, मैं बोल रहा हूँ A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन अब ये बराबर नहीं है C1/C2 के। ये हो गया, एक केस आपने ये बना दिया। अब यहीं पे मैं एक केस और बना रहा हूँ, वो भी सुनना। मैंने कहा सर, अगर अब मैं आपका जो केस है वो मैं ऐसे बनवाऊं, कैसे बनवाऊं, सुनना ध्यान से। चलो, कोई बात नहीं। अगर ऐसा भी तो हो सकता है सर, A1/A2 जो है वही बराबर ना आ जाए B1/B2 के, तो क्या होगा। बोले सर बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने कहा ये तीन केस भी हो सकते हैं, है ना। तो देखो, जब कभी भी ये जो पहला वाला केस मैं आपके सामने बता रहा हूँ ना, अगर ये जब ये पहला वाला केस हुआ ना, ये जो पहला वाला केस है जब ये हुआ, तो ये आपकी कंडीशन होती है किसकी, A1/A2 अगर बराबर ना हो B1/B2 के, तो ये केस होता है आपका किसका, इंटरसेक्शन वाला केस। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, A1/A2 नहीं होता B1/B2 के बारे में। तो यहाँ पर यानी इंटरसेक्शन में मैंने क्या बोला था, जो ये सोल्यूशन होते हैं ये क्या होते हैं, जितने आपके कॉमन पॉइंट्स आते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, ये जो सोल्यूशन अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पर कहीं मैं आपको दोबारा से लिखवा देता हूँ। ये जो सोल्यूशन होते हैं इसका मतलब यही तो होता है कि कितने कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे वही आपके क्या होंगे, सोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको बोला जाए कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके क्या निकालने हैं, सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो अगर आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो कितने कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं उनके बीच में, वही क्या होता है सोल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग में मुझे बताओ कितने सोल्यूशन, कितने कॉमन पॉइंट मिल रहे थे, एक ही मिल रहा था। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिक सोल्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिक सोल्यूशन। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। जब आप आगे बढ़ोगे तो सर ये वाला केस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कौन सा केस था, सब ये था पैरेलल का केस। कैसा था, पैरेलल का केस। अब मुझे एक चीज बताओ, पैरेलल लाइनें आपस में कभी नहीं मिलती, ठीक है, कभी नहीं मिलेंगी। जब ये मिलेंगी नहीं तो क्या इनके बीच में कभी कॉमन पॉइंट्स आएगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो इसीलिए जब कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा तो सोल्यूशन कोई भी नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन। ये नो सोल्यूशन की कंडीशन है। और जब आप यहाँ पर आओगे A1/B2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ये केस है आपका किसका, कोइंसिडेंट का। कोइंसिडेंट वाला केस बोला था सर आपने, कौन सा, ये तीसरा केस। तो यहाँ पर कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे, देखो ये बहुत सारे, अनलिमिटेड कॉमन पॉइंट्स होंगे, तो सारे इसके सोल्यूशन होंगे। तो याद रखना, कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है, इन्फिनाइटली इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। ये केसेस है आपके किसके, जब अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करोगे। तो एक बार इसको प्यार ऐसा हाईलाइट भी करवा देता हूं मैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता। ठीक है, बहुत बढ़िया आ गया है, ये आ गया, ये भी आ गया, ये आ गया क्या, चलो ये भी आ गया, ये आपके पास केस बन गए। तो एक काम करता हूँ, इसी पेज में मैं आपको फटाफट से इनके जो ग्राफ है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, फटाफट से आपका रिकॉल हो जाएगा। देखो भाई, तो ये जो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस कैसा कैसा बन रहा था, इसका जो ग्राफ बन रहा था वो आपका बन रहा था सर एक के ऊपर एक लाइन। अगर ये एक ग्राफ के आपने एक लाइन बनाई थी तो आपने इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके। ये बन रहा था आपका क्या, समझ लेना ये एक ही है ना। तो ये बन रहा था आपका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस का ग्राफ। तो अगर मैं आपके सामने पैरेलल वाला केस बताऊं, तो पैरेलल के केस में आपने बोला सर आपकी जो लाइनें होंगी वो सिंपली पैरेलल होंगी, ऐसे और ऐसे, तो ये आपस में
कभी भी नहीं मिलेंगी। कैसी लाइनें बना देता है यार ये, चल कोई नहीं। ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। एक एक कैसे आ गया, ये दो पैरेलल लाइन है, समझ जाना। और ये जो आपका है इंटरसेक्टिंग वाला, तो इसका सिंपल सा केस है सर, ये ऐसे और ये ऐसे, ये एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल देते थे। क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। याद याद रखना, जो भी दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस लाइन है, मतलब क्यों नहीं मिलती आपस में, पता है आपको ये चीज? बिकॉज इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर किसी रीजन की वजह से अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो ना भाई, तो ये लाइनें आपस में इजीली क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, है ना? अच्छा, जाते जाते एक और बात याद रख लो, बिकॉज आज आपका ये मेजर पोर्शन खत्म हो गया है इसका, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। अब नेक्स्ट सेक्शन में हो सकता है हम इसके क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करें। डन है? तो चलो भाई, मैं आपको हैंड रिटन ही क्वेश्चन लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। डन? तो चलो, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ सर ये है, अब इसमें एक चीज़ और है, आपको पूछा जाता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है? अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, पहले जो लिखवा रहा हूँ उसको फिर मैं आपको समझाता हूँ। सुनना, अब क्वेश्चन आता है सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो आप सिंपल सी बात रख लो, जहाँ कहीं भी आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा, चाहे यूनिक हो चाहे इन्फिनाइटली मैनी हो, तो हमेशा सिस्टम कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट। तो इस केस में आप याद रखोगे ये कैसा सिस्टम है? कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ भी क्या मिल रहा है? सोल्यूशन मिल रहा है, तो कैसा सिस्टम है? कंसिस्टेंट सिस्टम है। मतलब जहाँ कहीं भी आपको सोल्यूशन मिलेगा, चाहे इन्फिनाइटली मैनी हो चाहे यूनिक हो, सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। जहाँ कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा उसको अपन क्या बोल देंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बोलो, बात समझ में आई? तो आपने इस सिस्टम्स को लिखते हुए बस एक बात ध्यान में रखनी है कि सब अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है दोस्त, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूंगा। ये है सारा का सारा, इसके लिए जो आपको बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है, अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है, तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो आपको सोल्यूशन चाहे एक मिले या इन्फिनिटली मिले, अगर आपको जो सोल्यूशन है दोस्त वो नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है फंडा यहाँ तक? ये आपका मसला था। तो ये आपका लगभग जितना भी आपका सारा पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुके हैं, इस पूरे की थ्योरी वगैरह जितनी भी मैं आपको करवा सकता था सब मैंने करवा दी है। कुछ जो एक दो आधी कमी पेशी होगी वो करेंगे, ठीक है? आप देखो, अब आपका काम ये है ये पूरी थ्योरी को अच्छे रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कितने इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे मैं आपको हैंड रिटन यहाँ पर लिखवाते जाऊंगा, तो एक या दो लेक्चर्स में आपको लूंगा, तो आपको लगभग 10 से 15 के बीच में इसको क्वेश्चंस करवा दूंगा, उससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा चैप्टर में से। बड़ा इजी चैप्टर था, इसलिए हमने इसको उठाया। अब कमेंट सेक्शन में, चलो अब एक काम करना, वो तो हम नेक्स्ट, देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं यार, क्योंकि आप में से आधे, मतलब मैं आपके कमेंट्स वगैरह देख रहा, तो आप बोल रहे थे डेली लेक्चर्स लाओ, है ना? डेली लेक्चर्स के लिए बोल रहे थे। देखो, डेली लेक्चर अभी मेरे लिए लाना पॉसिबल नहीं है, तो अभी ऑल्टरनेट डेज पे आपके लेक्चर्स आएंगे, ठीक है? बिकॉज मेरे को देखो, मैंने JKPSI का भी करना है और अभी आपका फा का भी करना है, तो ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे आज मंडे है, तो मंडे को आपका आया, तो कल किसका आ जाएगा? JKPSI का। फिर ट्यूसडे को आपका, सॉरी वेडनेसडे को आपका, थर्सडे को इनका। तो वीक में मैं देख कोशिश करूंगा, अभी तो फिलहाल मैं आपको 4 ही लेक्चर दे रहा हूँ, तो अभी आगे आगे मैं आपको ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा, हो सका तो मैं आपको 6 लेक्चर भी दे दूंगा, 3 फा के और 3 इसके, ठीक है? बिकॉज एक सेक्शन मुझे प्लान करना है जिसमें मैं आपकी PPYQ भी डिस्कस कर सकूं। अगर मैंने आपको 3 3 लेक्चर दे दिया ऑल्टरनेट डेज पे, तो PYQ कराना मुश्किल हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस वीक क्या होता है, प्लान करते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये है आपका मसला। तो बस, अगर देखो, अगर आपको ये लेक्चर्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इसको मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं यार। बिकॉज आपका जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है कि सर, यस, कि हाँ सीरियसली मज़ा में आ रहा है। और देखो, एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप इसको शेयर करो या ना करो, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या, मतलब जो टीचिंग मेथड है, कि आपको समझ में आ रहा है, टीचिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड? डन?
सो आई गेस कि लेक्चर देखो ज़्यादा लंबा रखने की मुझे आदत नहीं है, मैं आपको प्रिसाइज पढ़ाऊंगा जो आप भी बोर ना हो, आप भी आराम से उसको देख सको। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आई गेस आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, सी यू।